हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है स्टाफिंग चैप्टर के 2 पार्ट आपने देख लिया होगा। एचआरएम क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ तक आपने सारी चीज़ें अच्छे से समझ लिया होगा और आई होप आपने लर्न भी कर लिया होगा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो पुरानी चीज़ें उनको पकड़ के आगे चलो, ये नहीं कि आप आगे चलते जा रहे हो पुराना सारा भूलते चले जा रहे हो। इसलिए मैं क्लास छोटे छोटे पार्ट में कवर कर रहा हूँ ताकि आप जब अगले पार्ट में आओ तो आपको पुराना पार्ट ही बस लर्न करना हो। ठीक है, आज हम स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा का पूरा और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये 8 के 8 प्रोसेस अभी यहीं पे याद कर लेना और कमेंट सेक्शन में 8 के 8 पॉइंट लिख के दिखाना। ठीक है, और प्रोसेस है तो लाइन बाय लाइन ही लिखना है, आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। स्टाफिंग पार्ट नंबर 3, स्टाफिंग प्रोसेस। अब स्टाफिंग करी कैसे जाती है उसके लिए 8 पॉइंट हैं आपके पास। 8 के 8 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन, करियर प्लानिंग और लास्ट में है कॉम्पनसेशन। एक एक पॉइंट करके समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले मैनेजर को ये सोचना है तुम्हें कितने एम्प्लॉयज चाहिए, तुम्हें किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनमें तुम क्या क्वालिफिकेशन ढूंढ रहे हो, यानी कि उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि वो तुम्हारा काम कर सके। ये सारी की सारी चीज़ों को पहले एस्टिमेट किया जाएगा कि एग्जैक्ट तुम्हें कितने नंबर ऑफ लोगों की ज़रूरत है कंपनी में, वैकेंट जॉब पोजीशन कितनी है। स्टाफिंग प्रोसेस बिगिंस with estimating the number and type of employees needed by the organization. The following steps are followed. इसके अंदर 3 स्टेप फॉलो किया जाता है, यानी कि 3 एनालिसिस इसके अंदर की जाती है। सबसे पहला है वर्कलोड एनालिसिस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझना, केस स्टडी यहाँ से बनती है। वर्कलोड एनालिसिस होता क्या है? दिस रिक्वायर फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस जॉब। वर्कलोड का मतलब क्या है क्लास, कि तुम्हारे पास वर्क का लोड कितना है और उस लोड को देखते हुए ही तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। मेरी बात ध्यान सुनना, तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है ये कौन से एनालिसिस से पता चलेगा? वर्क लोड एनालिसिस से। सीधी सी बात है, तुम वर्क का जो लोड है उस हिसाब से डिसाइड करोगे कि तुम्हें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। सबसे पहला पॉइंट, मैं गारंटी ले रहा हूं अगर तुम वीडियो एंड तक देखते हो ना, तुम्हें पूरा स्टाफिंग प्रोसेस आज लर्न हो जाएगा। तुम 8 के 8 पॉइंट बिना देखे लिख दोगे, इसकी भी गारंटी है। सबसे पहले क्या करोगे आप, कहानी की तरह समझो। मैं एक मैनेजर हूं, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, भाई मुझे कितने एम्प्लॉय की जरूरत है कि नहीं? आंख बंद करके थोड़ी सोचूंगा कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, 5 10, ऐसा तो नहीं होगा। मैं देखूंगा भैया कि मुझे कितने एम्प्लॉय चाहिए, किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। इसके लिए मेरी मदद कौन करेगा? ये 3 एनालिसिस। सबसे पहला वर्कलोड, मैं देखूंगा भाई मेरे पास काम कितना है। अच्छा, काम ये है, काम ये है, काम ये है। इस काम को करने के लिए इस काम को एक आदमी कर देगा, इस काम को एक आदमी कर देगा, इस काम को 2 आदमी करेंगे, तो मुझे कितने एम्प्लॉय की जरूरत है ये पता कैसे चलेगा? वर्कलोड एनालिसिस। दूसरा वर्कफोर्स एनालिसिस। ये क्यों किया जाता है? भाई तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग कुछ एम्प्लॉयज तो होंगे ना, पहले से कुछ लोग काम कर रहे होंगे, तो कुछ लोग पहले से काम कर रहे हैं। हियर एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स आर एनालाइज एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर ओवर और अंडर बर्डन। तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा है या कम है, अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन है। अगर वो ओवर बर्डन है तो हम लोग और एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे उसके, और अंडर बर्डन है अगर उनको काम नहीं है कुछ भी तो हम निकाल देंगे। क्योंकि अगर देखो होता क्या है, या ट्रांसफर करेंगे, होता क्या है कि कई बार कंपनी में काम थोड़ा सा है और तुमने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रख लिया है, तो क्या करना पड़ेगा? मजबूरी में फिर एम्प्लॉय को निकालना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनी में ऐसे ही हुआ, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो क्लास गूगल हो, बहुत सारी कंपनी में ऐसे आपको देखने को मिला होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। जब लगता है कि यार हम लोग 200 एम्प्लॉय फालतू रख के चल रहे हैं, एक एम्प्लॉय की मंथली सैलरी मान लो 1 लाख है, साल का 12 लाख का खर्चा एक एम्प्लॉय के ऊपर है। अब 200 एम्प्लॉय सोचो कितना खर्चा होगा, ये बेमतलब का हर साल खर्चा हम कर रहे हैं, तो वो निकाल देते हैं। तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को एनालाइज करना वर्कफोर्स एनालिसिस है। तुम्हारे वर्कलोड को देखना, उस हिसाब से तुम्हें कितना एम्प्लॉय चाहिए वो पता करना वर्कलोड एनालिसिस है। और तीसरा है क्लास इन दोनों का कंपैरिजन। वर्क का लोड देखो, वर्कफोर्स देखो, फिर कंपैरिजन देखो और पता लगाओ कि तुमको क्लास एम्प्लॉयज और जरूरत है, भर्ती करना है या टर्मिनेट करना है। मैनेजर कंपेयर बोथ वर्कलोड एंड वर्कफोर्स। इफ द वर्कलोड इज मोर than workforce, it means understaffing and more employees should be hired. And if workforce is more than workload, it means overstaffing. The employee should remove or transfer some of the employees to somewhere else. कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा या फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा। आई क्लास बात समझ? तो सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या है? ई फॉर एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो तुम्हें कितने लोगों की जरूरत है।
जी सर, मुझे अब पता चल चुका है अब कितने लोगों की जरूरत है। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जो लोगों को मजबूर करता है कि वो आपकी कंपनी में अप्लाई करे जॉब के लिए। रिक्रूटमेंट समझ लो कुछ एक सरकारी नौकरी जैसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है कि भैया यार इसमें हम फॉर्म भर देंगे, इसमें नौकरी लग गई तो मजा आ जाएगा। इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में होता क्या है, कंपनी करती क्या है, एक अट्रैक्टिव सा एडवर्टाइजमेंट बनाती है और कहती है आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो, हम मौका दे रहे हैं हमारी कंपनी में काम करने का और आपको इतनी अच्छी सैलरी मिलेगी, ये सारे फ्रिंज बेनिफिट मिलेंगे, ये सारे पर्क्स आपको मिलेंगे। तो लोग सोचते हैं वाह यार अच्छी कंपनी है, चलो अप्लाई करें। अब नौकरियां हैं कुल 10, अप्लाई कर रहे हैं 400 लोग, 400 लोग की भीड़ आ गई है ना अप्लाई करने के लिए। तो हम चाहते ही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हमारी कंपनी में इस जॉब वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, ताकि जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है अमंग 400 उसमें से सबसे टॉप वाले को हम लेंगे। जैसे कॉलेज वाले लेते हैं ना एडमिशन, जो टॉप पे होते हैं सिर्फ उनको ही लेते हैं, उसी तरीके से जो टॉप पे होंगे क्लास हम उनको ही लेंगे ताकि हमें अच्छा एम्प्लॉय मिले। हम पैसा अच्छा खर्च करने के लिए तैयार है बट हमें एम्प्लॉय अच्छा चाहिए। रिक्रूटमेंट इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल, लोगों को इंड्यूस करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए जॉब, दूसरी कंपनी छोड़ के भी आए हमारे पास। इंड्यूस हम करते हैं उनको ताकि वो अप्लाई करे जॉब के लिए। कंपनी कैन फुलफिल द वैकेंट जॉब पोजीशन फ्रॉम इनसाइड। अब कंपनी उस खाली जो जॉब पोजीशन है कंपनी के अंदर से भी वर्कर रख सकती है और कंपनी के बाहर से भी। मान लो कोई जगह खाली है तो कंपनी के अंदर से प्रमोशन करके रख लिया या किसी बाहर वाले को आपने बुला लिया, कैसे भी कर सकते हो, आपने अपने फायदे घाटे दोनों के हैं। व्हेन मोर नंबर ऑफ पीपल अप्लाई फॉर जॉब, कंपनी सिलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अ वाइडर चॉइस। तो अगर क्लास आपको चाहिए 100 लोग और आए ही कुल 100 हैं तो वो 100 अच्छे हैं बुरे हैं आपको रखना पड़ेगा, है कि नहीं, मजबूरी देखो। लेकिन अगर 2000 आए तो 2000 में से बाकी 1900 जो खराब हैं उनको निकाल दो। जो टॉप टॉप एकदम क्रीम लेयर जिसको बोलते हैं क्लास, एकदम ऊपर की परत जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं आप सिर्फ उनको रखोगे। और अच्छे कैंडिडेट्स का पता कैसे चलेगा, वो क्लास एचआर का काम होता है, वो देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या था, मैन पावर रिक्वायरमेंट है ना। फिर रिक्रूटमेंट यानी भर्ती करना। फिर जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना कि भाई ठीक है आजा, तेरा सिलेक्शन हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन, छटनी इन हिंदी। ठीक है, छटनी, छांट दिया आपने सबसे बेस्ट को, सिलेक्ट कर दिया भैया, ये हो गया क्लास आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट को एक पॉजिटिव प्रोसेस कहा जाता है। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होता है क्लास, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती करो, आ जाओ अप्लाई करो, बिल्कुल नौकरी लग जाएगी, अप्लाई करो, इस तरीके से पॉजिटिव है। लेकिन सिलेक्ट करते वक्त नहीं, तुमको नहीं लेंगे, तुमको नहीं लेंगे, तुमको नहीं लेंगे, तुमको नहीं लेंगे, बस तुमको लेंगे, तो ये नेगेटिव है। अब यूपीएससी में 10 लाख बच्चे भागते हैं, 5-6 लाख बच्चे पेपर देते, 6 लाख में से 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो बाकी जो 5,99,000 बच्चे हैं भैया वो तो नेगेटिव हो गया ना, डिमोटिवेशन हो गया। नेगेटिव प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट टू fulfill the vacant job position. This selection is done through a process is called selection process. जैसे आप अभी स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ रहे हो, ऐसी क्लास में आगे चल के आपको सिलेक्शन प्रोसेस भी पढ़ाऊंगा। उस प्रोसेस के थ्रू ही सिलेक्ट किया जाता है, मतलब एक लंबा प्रोसेस होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, मेडिकल होता है, तब जाके क्लास जॉब लगती है। हाँ पर एक बार लग गई तो फिर मजे हैं। हियर नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट आर लेस देन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, इसीलिए क्लास रिजेक्टेड ज्यादा होते हैं, सिलेक्टेड कम, दैट्स व्हाई सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। सबसे पहले देखा कितने लोगों की जरूरत है, फिर ऐड डाला है ना, रिक्रूटमेंट, फिर आपने किसी को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट। 3 पॉइंट याद हो गए ना, मुझे बताओ, 3 अगर याद हो गए ना तो आपके 8 भी याद हो जाएंगे, देखना। अब आते हैं, सिलेक्ट कर लिया, अब क्या करोगे, एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लिया, ठीक है भाई चल तेरी नौकरी लग गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी नौकरी लग गई। फिर आप क्या करोगे, उन्हें बताओगे भाई ये रही आपकी कुर्सी, आइए बैठिए, ये है आपका ऑफिस, ये है आपका कैबिन, ये है आपका डिपार्टमेंट, ये है आपके टीम मेंबर। उनको क्लास क्या करोगे, प्लेसमेंट दोगे। प्लेसमेंट मतलब उनको उनकी जगह, आपको किस डिपार्टमेंट में, किस ब्रांच में कैसे कैसे काम करना है सब। भाई नौकरी तो कंपनी लेती है ना, लेकिन आप किस डिपार्टमेंट में लगोगे, ये सारी चीज़ें क्लास यहाँ पे आपको प्लेसमेंट हो गई, जगह मिल गई, एग्जैक्टली आपको पता चल गया कहाँ आपको बैठ के काम करना है। उसको बोलते हैं प्लेसमेंट। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। सुनो, ओरिएंटेशन मतलब नए एम्प्लॉय को एग्जिस्टिंग सारे एम्प्लॉय से मिलवाना, बातचीत करना कि भाई देखो ये हमारे नए टीममेट है, ये काम करेंगे, ये सर ये हैं, ये साहब जी ये हैं, ये है एम्प्लॉय, ये है एम्प्लॉय, सबसे मिलवाया जाता है। नया एम्प्लॉय ना बहुत झिझकता है,
नए नए एम्प्लॉयज़ को नया नया माहौल मिल रहा है कंपनी में, वो बड़ा हिचकिचाते हैं। तो एक बार सबसे बातचीत हो जाती है, मेल मिलाप हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, सब लोग घुल मिल जाते हैं, तो काम करने में मज़ा आता है कि आप आराम से बैठो काम करो। जिनको आप नहीं जानते उनके साथ आप 15 मिनट नहीं बैठ सकते। घर में तुम्हारे मेहमान आते हैं कई बार, तुम 5 मिनट उनके सामने नहीं बैठते, है ना, है कि नहीं? दोस्तों के साथ तुम सुबह से लेकर रात तक बैठते रहते हो दोस्तों के साथ, है कि नहीं? क्यों? हम मन लग रहा है वहाँ पे, काम हो रहा है अच्छे से। यही चीज़ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी फॉलो करती है। सबसे मिल मुल जाते हैं ना, क्विकली सेटल डाउन हो जाता है, रूल रेगुलेशन को समझ जाता है सारे लोग मिलके, भाई तो ये मत करियो, ये मत करियो, ऐसा करियो, डाउट हो मेरे से पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक भाईचारा वाला माहौल बन जाता है। अगले दिन खुशी खुशी कंपनी में आता है और फिर कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद फिर वो भी एक्सपर्ट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। सो प्लेसमेंट मीन्स पुटिंग द पर्सन ऑन जॉब फॉर विच ही सिलेक्टेड, है ना, जहाँ पे सिलेक्ट किया उसको जॉब दे दी। ओरिएंटेशन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय विद एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय, तो नए एम्प्लॉयज को मिलवाना एक्जिस्टिंग एम्प्लॉय से, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। 4 पॉइंट बताओ। सबसे पहला एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, है ना, कहानी की तरह लर्न करो, रट्टा नहीं, कहानी की तरह। मैन पावर कितने चाहिए, इश्तहार दिया, रिक्रूटमेंट, सबको बुलाया, किसी एक को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद जगह दिखाई, प्लेसमेंट, पहचान कराया, ओरिएंटेशन। ठीक है, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। अब क्या हो गया, अब वो आ गया, मेल मिलाप हो गया। क्या इसी तरीके से काम सीख जाएगा वो? नहीं, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लास्ट में आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आप उसको ट्रेनिंग दोगे, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करोगे। ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय द कंपनी प्रोवाइड देम ट्रेनिंग टू द क्लास टू द न्यू एम्प्लॉय, इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड कीपिंग देम मोटिवेटेड। देखो, ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डीपली, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में। फिलहाल के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में थोड़ा अंतर है। ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो आपको दिया जा रहा है ताकि आप उस काम को कर सको, सीधी सी बात है। जैसे मैं तुम्हें सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक तरह से ट्रेनिंग समझ लो। क्यों? तुम्हारे पेपर में आएगा, कोई बच्चा बोले सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, मैं उससे बोलूँ भी तुम्हारे पेपर में आएगा, तो नहीं पढ़ेगा, पेपर में फेल हो जाएगा, तेरी पैसा बर्बाद, समय बर्बाद। ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। लेकिन कुछ मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बता रहा हूँ कि बेटा ऐसे तुम्हें लाइफ में करना चाहिए, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए, तो मैं तुम्हें कुछ और सिखा रहा हूँ, वो तुम्हारे जीवन भर काम आएगा। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लॉन्ग टर्म है, जो बहुत वाइडर है, जो एम्प्लॉयज़ के खुद के विकास के लिए काम करता है। जैसे एम्प्लॉयज़ को क्लास इंग्लिश की ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉय का प्रमोशन करना, उससे एम्प्लॉय का ही फायदा है ज़्यादा। आपका फायदा कम है, एम्प्लॉय का फायदा ज्यादा है। आप एम्प्लॉय का फायदा क्यों करते हो? ताकि वो खुश रहे, और खुशी इंसान हमेशा बेस्ट परफॉर्म करेगा, राइट? अच्छा, ट्रेनिंग क्या है कि तुम्हें ये वाला काम करना है, ये यूनिट बनाना है, तो कैसे बनाओगे तुमको सिखाया जाता है। तुम्हें ये इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, तुमको ट्रेनिंग दी जाती है, भाई ऐसे ऐसे डैशबोर्ड ओपन करना है, ऐसे ऐसे आपको काम करना है, तो वो ट्रेनिंग है ताकि आप कंपनी का काम पूरा कर सको। डेवलपमेंट आपके खुद के विकास के लिए होता है, फिर वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट। मुझे सबसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके इन 5 के 5 पॉइंट को अच्छे से लर्न करके दिखाओ। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जगह दिखाना, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको याद हो गया और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एक एक बच्चा बहुत मेहनत लगती है, और मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ों को लर्न कैसे करना है। सीधे 8 के 8 पॉइंट पढ़ा दूंगा ना, तुम्हें याद नहीं होगा। पुराने पॉइंट्स को बार बार लेके चलो। मैंने अब देखना वीडियो में कम से कम 4-5 बार अभी तक मैं रिवीजन करा चुका हूँ इन 5 के 5 पॉइंट का। इसीलिए प्रॉमिस किया था वीडियो के एंड में एक एक बच्चा कमेंट करेगा तुम्हें याद हुआ कि नहीं, और जिनको हुआ वो लिख के दिखाना। अगर आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है, योद्धा बैच में, तो मुझे कॉमेंट जरूर चाहिए। आपका एक कॉमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। अच्छा, अब क्या हो गया, जनरली जो स्टाफिंग है उसके अंदर यही 5 के 5 फंक्शंस होते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनी होती हैं जो बड़ी कंपनी होती हैं, उनका क्या होता है, एक एचआरएम का अलग से डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ताकि वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देख सके, कौन क्या क्या काम कर रहा है, सैलरी बढ़ानी कि नहीं बढ़ानी, प्रमोशन करना है कि नहीं करना, उनका अलग डिपार्टमेंट होता है। लेकिन जिन कंपनी में छोटी कंपनियां होती हैं वो 3 और फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं रेदर देन एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाने की जगह। वो 3 और फंक्शन परफॉर्म करती हैं, 3 और फंक्शन। तो हम स्टाफिंग के 5 नहीं 8 फंक्शन पढ़ेंगे। 5 तो आपको याद हो गया, 3 अलग से याद कर लो, फिर एक बार 8 के 8 रिवाइज कर लेंगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, अब यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का पूरा डाटा लिया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, अच्छा काम किया, साल में क्या क्या अच्छा काम किया, क्या क्या खराब काम किया, सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है ताकि एक प्रमोशन में इसका डाटा लिया जा सके। इट रेफर्स टू इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, सही किया गलत किया, क्या रेटिंग है, क्या स्टैंडर्ड है ना। अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड हियर, तो अब अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा कि क्या क्या अच्छे काम करे हैं तुमने साल भर में। लाइक तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड जैसा कि भाई कब कब 60% से ऊपर आए, कब 60% से नीचे आए, ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका परफॉर्मेंस क्या है। फिर आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग क्लास आपके करियर को प्लान किया जाता है कि आपको
किस अलग डिपार्टमेंट में भेजें, कहाँ पे प्रमोशन करें आपका, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन और करियर प्लानिंग, ऑब्वियसली प्रमोशन अगर हो गया तो करियर सेट हो गया आपका। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट एम्प्लॉयज आर प्रमोटेड टू अ हायर जॉब पोजीशन वाइल मोर अथॉरिटी एंड पे, जहाँ पे क्लास विद मोर अथॉरिटी एंड पे। आप सब लोग मुझे पूछते हो सर हम सीईओ कैसे बने, सीएफओ कैसे बने, जनरल मैनेजर कैसे बने। बेटा आप कोई भी पढ़ाई कर लो, आप डायरेक्टली वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, यू हैव टू टेक एक्सपीरियंस। आप कितनी ही पढ़ाई कर लो क्लास, लेकिन जब आपकी जॉब लगेगी ना वो बहुत लोअर पे लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस काम को सीखते 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 जब ऊपर पहुँचोगे तब आपको हायर पे मिलेगा और हायर अथॉरिटी भी मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको आपके परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है, अप्रेजल रिपोर्ट है, उसके हिसाब से आपका प्रमोशन और आपके करियर प्लानिंग की जाती है कि भैया आपको कितना ऊपर भेजना है, क्या किस लेवल पे प्रमोशन करना है और आपको पे भी किस तरीके से करना है। ठीक है। लास्ट है क्लास आपका कॉम्पनसेशन, जहां पे आपको पैसा दिया जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, फिर प्रमोशन करियर प्लानिंग, फिर पैसे दिए जाएंगे। ये 3 पॉइंट, परफॉर्मेंस देखा जाएगा, करियर प्लानिंग की जाएगी, पैसे दिए जाएंगे। कॉम्पनसेशन, इट इज द फाइनेंशियल पेमेंट फॉर द जॉब, इट इंक्लूड डायरेक्ट पेमेंट सच एज वेजेस, सैलरी एक्सेट्रा। और डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट आर ऑफ 2 टाइप्स, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम के बेसिस पे आपको पैसा दिया जाएगा, महीने में, सैलरी, साल भर में, हर हफ्ते, हर क्वार्टरली, इस तरीके से। या टाइम बेस मतलब टाइम, पर मंथ, पर वीक आपको पैसा मिलेगा। और परफॉर्मेंस बेस का मतलब क्या है, आपकी परफॉर्मेंस, आपने ये टारगेट पूरा किया तो आपको पैसा मिलेगा, ये प्रोजेक्ट आपने पूरा किया तो आपको पैसा मिलेगा, ये प्रोजेक्ट पूरा किया तो पैसा मिलेगा, ये टारगेट पूरा किया तो पैसा मिलेगा। दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस। तो कॉम्पनसेशन 2 टाइप का होता है, टाइम और परफॉर्मेंस। लास्ट के 3 पॉइंट फिर से रिवीजन करते हैं। आपकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देखी जाएगी, करियर प्लानिंग प्रमोशन किया जाएगा और लास्ट में कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। 2 टाइप का, टाइम बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड। अब चलते हैं क्लास 8 के 8 पॉइंट मेरे साथ रिवीजन करेंगे। अब कहानी की तरह समझो, अपने शुरू कहाँ शुरू किया था कि मैं एक मैनेजर हूँ, मुझे एम्प्लॉयज चाहिए, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, उसके 3 पॉइंट है, वर्कलोड, वर्कफोर्स और कंपैरिजन। फिर करेंगे रिक्रूटमेंट, यानी कि न्यूज़पेपर में इस्तेहार देंगे, अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव प्रोसेस है। फिर किसी एक को छाटेंगे, नेगेटिव प्रोसेस, सिलेक्शन, सेलेक्ट करने के बाद जगह दिखाएंगे भाई तुम्हारी कुर्सी एरिया, प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन। फिर हम उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करेंगे। फिर उनका रिपोर्ट चेक करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। फिर हम देखेंगे प्रमोशन, करियर प्लानिंग और लास्ट में कॉम्पनसेशन, पैसा देंगे, रोकड़ा देंगे। टाइम बेस पे भी हो सकता है और परफॉर्मेंस बेस पे भी हो सकता है, राइट। तो ये है क्लास 8 के 8 पॉइंट स्टाफिंग के। अब तुम सारे बच्चे एक बार लिख के दिखाओ और मुझे बताओ कैसा लगा। अच्छा लगा अपने क्लासमेट दोस्तों में शेयर जरूर करना, बिकॉज ऐसे ही मैं तुम्हें सारा का सारा चैप्टर अच्छे से कराऊंगा। ओके चलो, तो यहाँ पे क्लास हम एंड करते हैं इसको। अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ के समझ के आना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।